Hello, Vacho. Nice to meet you. I'm Alok, sir. Today, we are going to debate on very expensive and very easy topics and very important topic for your board exam. Okay. So, in this video lectures, we will be debate. We will be try to understood what is the respiratory system of human beings. Human beings का respiratory system क्या होता है and what is the mechanism of the ब्रीदिंग का क्या मैकेनिज्म होता है। तो ये दोनों टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो पे बने रहिएगा और हमें इसे समझने की जरूरत है। सो लेट्स स्टार्ट द रिस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ओके बेटा, तो देखो डायग्राम्स बनाना इजी होता है। हाउ कुड बी ड्रॉ डायग्राम ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, प्लीज प्रैक्टिस नाउ फॉर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये बार बार आपका आता है। तो आप ऐसे भी करके बना सकते हो, और इस पे पेन से अच्छा नहीं बन रहा है। क्लास में अच्छा बनता है, ठीक है, और एक्सप्लेन कर सकते हो। तो देखो आप बना लेना, इसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना, अदरवाइज मार्क्स विल बी कट। तो देखो बेटा, जो सबसे पहले नोज है, ठीक है, नोज इज अ सेंस ऑर्गन in our body, outer organ. So nose have two opening pore which is known as nasal cavity. Due to the help of nasal cavity, air into the nasal cavity, there are hairs and mucus. क्या मिलेंगे यहाँ पे? नोज के अंदर म्यूकस मिलेगा, वाटरी सब्सटेंस इज नोन एज म्यूकस विच ट्रैप द germs and blood circulate vessels make the inhaled air warm. यहाँ पे blood circulation भी होता है जिससे एयर को क्या करता है? वार्म कर देता है। तो nostrils are opening which the air enter into the nasal cavity. नोजल क्या है? नोजल नोस्ट्रियल्स ओपनिंग पोर होते हैं जिसके वजह से एयर इंटर करता है नोजल कैविटी में, और वहां पे वाटरी सब्सटेंस पाए जाते हैं। दिस वाटरी सब्सटेंस इज नोन एज म्यूकस। म्यूकस एंड सीलिया क्लिक डस्ट पार्टिकल्स एंड किल द माइक्रोब्स, ठीक है। आफ्टर दैट एयर पास इनटू द फेर्निक्स। एयर कहां पहुंच जाएगा? फेर्निक्स, इनसाइड द फेर्निक्स। तो फेर्निक्स को हम सीधे बोलते हैं इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ द ओरल कैविटी एंड नोजल कैविटी। ओरल कैविटी एंड नोजल कैविटी का क्या है बेटा? ये मिड पॉइंट है, ठीक है। और इस आफ्टर दैट एयर इंटर इनटू द ट्रैकिया, और बट वहां पे क्या होगा? ट्रैकिया के जस्ट ऊपर लैरिंक्स बॉक्स, साउंड बॉक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ट्रैकिया की जो साइज होगी अबाउट 10 to 11 सेंटीमीटर। जो ट्रैकिया की साइज है वो 10 to 11 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है, या 1.5 to 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 10 to 11 सेंटीमीटर लेंथ होते हैं, और डायामीटर की बात करें तो बेटा ये 1.5 to 2 सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है। इट्स प्रोवाइड द इनकम्प्लीट सी शेप। यहाँ पे रिंग्स पाए जाएंगे जो सी शेप में होंगे। किस शेप में होंगे? सी शेप, कार्टिलेजस रिंग पाए जाते हैं। दे प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्स, जिसको ट्रैकिया को ये बचाते हैं कोलैप्स होने से, ठीक है। दे आर मच एयर इट, और जिसकी वजह से एयर ज्यादा से ज्यादा अंदर भर सके। तो म्यूकस एंड सीलिया बोथ प्रिवेंट इनटू द डस्ट पार्टिकल्स and protect from the microorganisms. Trachea run down the neck and extend thoracic cavity. और कहाँ पहुंच जाता है ये? thoracic cavity में, ठीक है। तो ब्रोंची, ब्रोंचियोल्स एंड क्या होगा? एल्बोलस एंड एल्बोलाई। तो ट्रैकिया फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स which is known as two similar type of pipe which is known as bronchus. तो देखो एक पाइप लेफ्ट एंड एक पाइप राइट साइड में जाएगा। तो जो लेफ्ट साइड में जा रहा है और जो राइट साइड में जा रहा है दोनों को क्या बोलेंगे? ब्रॉन्चस बोलेंगे। व्हाट वी से? ब्रॉन्चस बोला जाएगा, ठीक है। तो जो ब्रॉन्चस होता है वो क्या होता है? ट्रैकिया ब्रॉन्चस इनटू टू नैरो ट्यूब इज नोन एज ब्रॉन्ची। एक को क्या बोलेंगे? ब्रॉन्चस, और दोनों को क्या बोलेंगे? ब्रॉन्ची। which enter the lungs. Bronchi carry purify air and trachea into the lungs, and bronchi further divided into numerous certain narrow tube-like structure, which is known as bronchiole. जिसको क्या बोला जाएगा? bronchiole, ठीक है। Each bronchus all branch is known as ब्रॉन्ची ट्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं? तो एल्बोलाई,
ये जाकर के एल्वोलाई से कनेक्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे एक क्वेश्चन से राइज होता है, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, तो क्या बोलोगे, एल्वोलाई इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, ठीक है। जिसमें बेटा टोटल नंबर ऑफ एल्वोलाई इन द ह्यूमन बींग्स 300 to 400 या 750 मिलियन, 300 to 400 मिलियन या 750 मिलियन एल्वोलाई दोनों लंग्स में मिलाकर के पाए जाते हैं। एल्वोलाई, ठीक है, कवर्ड विद द नेटवर्क लाइक कैपिलरीज, हर एल्वोलाई के ऊपर कैसे भरा पड़ा होगा, कैपिलरी से ये भरा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे लंग्स के बारे में। तो लंग्स कैसा है ऑर्गन, एल्वोलाई के बारे में अगर कुछ और भी जानना है तो आप जान सकते हो, ब्रोंची इन्ड इनटू टाइनी एयर सैक बैग लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज एल्वोलाई, ओके। एल्वोलाई आर ऑर्गन वेयर एक्सचेंज द गैसेज, एल्वोलाई एक ऐसा ऑर्गन है जो लंग साइड के अंदर पाया जाता है जिसमें गैसों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है व्हेन ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, राइट। उसके मैकेनिज्म को हम बाद में डिबेट कर लेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं लंग्स के बारे में। तो लंग्स आर द मेन ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, lungs is the main organ of the respiratory system of human beings, और where they are located, they are located in our chest cavity, और बताना हो तो thoracic cavity भी बोल सकते हैं, it is our situated या located inside the chest cavity या thoracic cavity भी बोल सकते हैं। and the lower surface of lungs rest in a diaphragm, कहाँ पे है बेटा, diaphragm, यहाँ देख सकते हो, ये रहा डायफ्राम, ठीक है, लोअर सरफेस कहाँ है, डायफ्राम, एंड सपोर्ट द लंग्स टू बॉटम ऑफ द चेस्ट कैविटी। तो एंड द लंग्स इंक्लोज डबल लेयर, जो लंग्स होते हैं वो डबल लेयर से बाउंडेड होते हैं, ठीक है, एंड जिस लेयर को हम क्या बोलते हैं, प्लूरा। lungs is covered by double layer which is known as pleura, what we say, pleura, pleura membrane separate by the thin space is called, दोनों लेयर के बीच में फिल्ड लिक्विड भरा होगा, उस लिक्विड को क्या बोलेंगे, प्लूरल फ्लूइड, क्या बोला जाएगा, प्लूरल फ्लूइड के नाम से जाना जाएगा, राइट, which lubricate the membrane and avoid the function. Lungs play very important role in the mechanism of breathing. Lungs में बहुत important रोल प्ले करता है जिससे एयर इन एंड आउट हो पाते हैं, जिससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन रिच होते हैं और एनर्जी का फॉर्मेशन हो पाता है। तो ये रहा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें आप क्या समझे, नोजल कैविटी, नोजल देखिए नेजल, nose, nostrils, nasal cavity, pharynx, larynx is a sound box, trachea, bronchi, bronchiole, and alveoli. Alveoli is known as fundamental unit of lungs. क्या बोलोगे, fundamental unit of lungs. And lungs covered by double membrane which is known as pleura, and it both membrane have a fluid which is known as pleural fluid. क्या बोलेंगे उसको, प्लूरल फ्लूइड बोलेंगे, राइट। अब आ जाइए ब्रीदिंग पे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को समझते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, व्हाट डू यू नो अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। एक डायग्राम में मैंने शो कर रखा है इनहेलेशन का, और सेकंड डायग्राम में शो कर रखा है एक्सहेलेशन का। तो देखो यहाँ गुम्बद शेप में मिलेगा, ये रहा आपका डायफ्राम, और इन मसल्स के बीच में देखो रिबकेज, टोटल रिबकेज हमारे बॉडी में कितने पाते हैं, तो हमें कोडिंग याद करना चाहिए 732/732 इक्वल टू 24 रिब्स होते हैं। कितने रिब्स हैं हमारे बॉडी में, 24। देखो 7 + 7 मेक 14, क्या बनाएगा 14, 14 क्या हो गया, ट्रू रिब्स, इसको बोला जाएगा ट्रू रिब्स। और ये 3 + 3 6 होंगे फॉल्स रिब्स, ओके, एंड 2 + 2 4 रिब्स, ये क्या है, ये हमारे हो जाएंगे फ्लोटिंग रिब्स। तो देखो यहाँ कहाँ है, ये बैक बोन है, यहाँ जो आप देख रहे हो बैक बोन जा रहा है, और इस बोन से एक पूरा ये यहाँ पे स्टर्नम बोन है, ठीक है, ये क्या है, स्टर्नम बोन। तो सारे रिबकेज कहाँ से राइज हो रहे हैं, बैक बोन से राइज हो रहे हैं, कहाँ से राइज हो रहे हैं, बैक बोन से, और जो बोन्स बैक बोन से राइज होकर के स्टर्नम से अटैच हो रहा है, तो ऐसे कितने बोन्स हैं जो जाके सीधे सीधे बैक बोन से राइज हो रहे हैं और स्टर्नम से जाकर अटैच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, एक और होगा 7, टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, देयर आर
7 bones which attach to the arise from backbone and attach with the, किससे अटैच हो रहे हैं, स्टर्नम, ठीक है, चेस्ट बोन से। तो इसे हमें बोल देंगे ट्रू रिब्स, 7 लेफ्ट साइड में और 7 राइट साइड में होंगे, तो 14 ट्रू रिब्स हो गए। और यहाँ देखो 3 पेयर 1 2 एंड 3 बैकबोन से राइज होकर के, बट स्टर्नम से अटैच नहीं हो रहे हैं डायरेक्टली, वो जाके किसके बोन, 7वें वाले पेयर्स में बोन में जाके अटैच होता है, ठीक है, स्टर्नम बोन से अटैच नहीं होता है, 7वें नंबर के रिब केस से अटैच होते हैं, इसलिए इनको फॉल्स रिब्स बोला जाता है। और नीचे आप देखोगे तो यहाँ जो ये और ये डाउन जो रिब्स हैं बेटा, यहाँ पे भी क्लियर दिख रहा है, यहाँ और यहाँ, ये बैकबोन से राइज हुआ लेकिन स्टर्नम बोन से, किसी बोन से अटैच, इसकी एंडिंग पॉइंट किसी बोन से अटैच नहीं है। तो 2 बोन्स फ्लोटिंग रूप्स में देख रहे हैं, तो 2 लेफ्ट साइड में होंगे और 2 राइट साइड में, तो कितने हो गए, 4 फ्लोटिंग रिब्स हो गए। तो ये, और रिब्स क्या करता है, हमारे लंग्स को, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। फ्लोटिंग क्या करता है, फ्लोटिंग रिब्स किडनी को प्रोटेक्ट करता है। अब चलिए आगे हम मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन, देखिए ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस एंड रिस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। ब्रीथ, रिस्पिरेशन कहाँ होता है, इनसाइड द सेल, और ब्रीदिंग क्या होता है, इनसाइड द लंग्स, इनसाइड द लंग्स। तो इनहेलेशन इज अ, इनहेलेशन को क्या बोल सकते हैं, इनहेलेशन का अंदर नेम क्या बताया गया था आपको, इंस्पिरेशन भी बोलते हैं। इनहेलेशन आल्सो नोन एज इंस्पायरेशन, inhalation is also known as inspiration. During inhalation, when we take air into the chest, then diaphragm will be contract. diaphragm क्या होगा बेटा, contract हो रहा है, and देखो डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा। तो जब जैसे ही डायफ्राम कंट्रैक्ट होगा, ये इसका स्ट्रक्चर किधर की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड। डायफ्राम कंट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो देखो यहाँ एरो भी डाउनवर्ड दिखाया गया है। डायफ्राम कंट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड intercostal muscle which are found in the rib cage which push the ribs, जो ribs को क्या कर रहा है, पुश करेगा, एंड ribs किधर की तरफ मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन। rib केज क्या होगा, एक्सपैंड होगा, और जिसके वजह से ये कंट्रैक्ट होके इसको क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर देगा। तो ड्यू टू दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट के वजह से चेस्ट कैविटी, जो चेस्ट कैविटी होगा, उस वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी विल बी इंक्रीज, and due to the chest cavity, increasable chest cavity, pressure will be reduced inside the lungs। जो lungs के अंदर प्रेशर होगा बेटा, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से एयर इजिली, आसानी से लंग्स में भर जाएगा, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ फिनोमेना, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ फिल अप इनटू द लंग्स एयर इज नोन एज इनहेलेशन। अगेन मैं बता दे रहा हूं, inhalation is a process when air enter into the lungs, diaphragm contract and move downward, and intercostal muscle expand, जो intercostal muscle है वो क्या हो रहे हैं, also contract हो रहे हैं, जिसके वजह से rib cage push हो रही है, और इसके देखो मूवमेंट ऑफ द rib cage एंड मूवमेंट ऑफ द diaphragm, जो चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम है वो क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द rib cage and due to the movement of the diaphragm, volume of the chest cavity will be increased and pressure inside the lungs pressure will be decreased, so air get fill up, air क्या हो रहा है, easily fill हो जा रहा है into the lungs में। this phenomena is known as inhalation, और इसी का अपोजिट हो जाएगा exhalation। एक्सहेलेशन में क्या होगा बेटा, एक्सहेलेशन को हम बोलते हैं एक्सपीरेशन, एक्सपीरेशन, व्हाट आई एम से, एक्सहेलेशन इज नोन एज एक्सपीरेशन। तो ड्यूरिंग एक्सपीरेशन इज अ प्रोसेस लिफ्टिंग द एयर थ्रू द नोज, जब हम नोज से एयर आउट करते हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, नोज से एयर आउट कर रहे हैं, तो सच टाइम डायफ्राम विल बी क्या होगा, एक्सपैंड या रिलैक्स मोड, the diaphragm will be expand and move upward direction, किधर की तरफ मूव करेगा, मूव अपवर्ड डायरेक्शन, एंड इंटरकोस्टल मसल जो होंगे वो क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। जब वो रिलैक्स होंगे तो रिब केज क्या होंगे, डाउनवर्ड की तरफ मूव कर जाएंगे।
intercostal muscle relax and move downward direction. Okay, due to the this movement जो चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चेस्ट कैविटी एंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम the volume of the chest cavity will be decreased and pressure will be increased inside the lungs, then air get out. जब तो क्या हो जाएगा, एयर क्या होगा, जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा लंग्स के अंदर तो एयर रसेज आउट ऑफ द लंग्स. व्हाट वी से, एयर रसेज out of the lungs. This phenomena is known as exhalation या expiration. फिर से सुन लीजिए क्या बताया मैंने. During inhalation, air out from the lungs to atmosphere. ठीक है. What happen when diaphragm क्या होगा, diaphragm expand. When diaphragm expand and move upward direction. When diaphragm expand and move upward direction and intercostal muscle relax. Intercostal muscle relax and it pull. Due to the relaxation of the intercostal muscle, rib cage move downward. Due to the movement of this this movement, the volume of the chest cavity will be decrease. जो volume of the chest cavity है वो क्या हो रही है, decrease हो रही है. और decrease होने के वजह से in the lungs air pressure will be increased. Inside the lungs pressure will be increased. Due to the pressure will be increased inside the lungs and due to this pressure air rushes out of the lungs. This phenomena is known as एक्सहलेशन. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. और यही बात किया जाता है कि नॉर्मल ह्यूमन मैन में कितने पर मिनट में कितने सांस लेते हैं, कितनी बार ब्रीदिंग करते हैं बेटा, तो 15 to 20 टाइम ब्रीथ करते हैं पर मिनट. एक मिनट में नॉर्मल ह्यूमन 15 से 20 मिनट वो क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं. और यही आपको डिफरेंशिएट भी पूछा जाएगा इंटरकोस्टल और सॉरी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में डिफरेंट क्या होता है. तो इंटरकोस्टल मसल रिब केज के कंट्रैक्ट होते हैं इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन में इंटरकोस्टल मसल क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, रिलैक्स होते हैं. ठीक है. रिब केज जो होती है, रिब केज और स्टर्नम बोन जो बताया था वो किधर की तरफ मूव करेंगे, अपवर्ड, और स्टर्नम आउटवर्ड की तरफ मूव करेगा. किसमें, इनहेलेशन में. एक्सहेलेशन में क्या होगा, स्टर्नम और रिटर्न करेगा ओरिजिनल पोजीशन में, फिर से आ जाता है. ठीक है. और बात करें कि जो डायफ्राम का कंडीशन पे बात करें तो इनहेलेशन में डायफ्राम क्या हो रहा है, कंट्रैक्ट हो रहा है और मूव डाउनवर्ड कर रहा है. एक्सहेलेशन में डायफ्राम क्या कर रहा है, एक्सपैंड हो रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो दो डिफरेंस यहाँ हो गया. फिर देखो इनहेलेशन में जो वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी है वो इंक्रीज हो रही है और जो वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन में वो डिक्रीज हो रही है. ठीक है. थर्ड डिफरेंशिएट हो गया. चौथा डिफरेंशिएट आप लिख देना कि जो प्रेशर है इनसाइड द लंग्स, इनहेलेशन में प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और एक्सहेलेशन में प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. बस इस इनहेलेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन लंग्स से एल्वुलाई में भरेगा और एक्सहेलेशन में CO2 आउट होगा. ठीक है. तो दिस इज अ डिफरेंशिएट बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आए होंगे. टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.